अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। आज के लेसन में जो है ना हम कुछ फ्रेजेस कुछ एक्सप्रेशंस जो है वो पढ़ेंगे जो जो कि थिंक जो वर्ड है इस वर्ड से बने हुए फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं। ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, मूवीज़ में सुनी होंगी, आपने लोगों को बोलते हुए सुनी होगी, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में जो है वो इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। और इनको समझना, इनका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आसानी होगी दूसरों को समझना, और आपकी अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगी। आपने बहुत सी ऐसी जो है ना वो फ्रेजेस सुनेंगे, जैसे कि ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, या हैव अ थिंक अबाउट, या वन ऑफ दोज थिंग्स। अब इन फ्रेजेस का मतलब क्या है, इन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, ये स्पोकन इंग्लिश में जो है ना वो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फ्रेजेस हैं। तो आज हम ये कॉमनली जो यूज होने वाली जो फ्रेजेस हैं वो सारी पढ़ेंगे, समझेंगे उनका मतलब क्या है और उनको इस्तेमाल कैसे करना है जब हमने खुद बोलना है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहले ही है वन ऑफ दोज थिंग्स। अब ये वन ऑफ दोज थिंग्स जो है ना, ये मैंने मूवीज में बहुत मतलब सुना है अक्सर, जो है ना ये मैंने सुनी है ये फ्रेज, या इसको एक्सप्रेशन कह लिए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ये। इसका मतलब क्या होता है? वन ऑफ दोज थिंग्स हम तब बोलते हैं जब आप कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसको कि एक्सप्लेन करते वक्त आपको लगे कि इस बात को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब चीजें ऐसे होती हैं, अब ये ऐसी क्यों होती हैं, इस क्यों का जवाब जब आपके पास नहीं होता है ना, तो तब आप बोलते हैं वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, कुछ इस तरह से चीजें हो जाएं कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, वो कॉम्प्लिकेटेड, उस क्यों का जवाब आपके पास ना हो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, होता है ना अक्सर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पर कुछ चीजें बस ऐसे हो रही होती हैं और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब ना इंसान बात करते वक्त बोलता है एंड पे बस वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, कि ये वो चंद चीजों में से एक चीज है जिसको जो जिसके बारे में कि ये क्यों हो रहा है बोलना मुश्किल है। जैसे कि इसमें सेंटेंस है, यू नो समटाइम्स यू जस्ट हैव अ बैड डे फॉर नो अपेरेंट रीजन। कि मतलब समटाइम्स क्या है कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा और उसके लिए जो है ना कोई कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। समटाइम्स इंसान बगैर किसी वजह के ही जो है ना उसका मूड खराब होता है, या वो डाउन फील कर रहा होता है, या वो सैड फील कर रहा होता है। ठीक है, अब वो क्यों है, उसका दिन क्यों खराब गुजर रहा है, उसका मूड क्यों खराब है, उसके पीछे उसके पास कोई रीजन नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तो तब इंसान कह सकता है इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, कि बस ये ऐसा ही है कोई चीज जिसके कि क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ऐसी किसी भी सिचुएशन में जब आपने कुछ बोलना हो तो तब आप एंड पर जो ना, जब आप ये कहना चाह रहे हो कि बस यार ऐसे ही है, तो तब आप बोलेंगे वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। ऑल थिंग्स कंसिडर्ड जो है ना, ये तब एक्सप्रेशन यूज किया जाता है जब आपने ये कहना हो कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, तमाम पहलुओं को, किसी भी सिचुएशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को आप जब अपने मतलब रखें, उनको सामने रखें, वो उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन तमाम पहलुओं को सामने रखने के बाद जो कंक्लूजन आपके जहन में आ रहा है, तो फिर आप ऑल थिंग्स कंसिडर्ड के बाद आप फिर वो कंक्लूजन जो है ना वो नेक्स्ट इसके बाद बोलते हैं। ठीक है, कि किसी भी सिचुएशन में कि ऑल थिंग्स कंसिडर्ड ओवरऑल द इवेंट वाज गुड। ठीक है, कि कोई इवेंट था, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड कि उसके तमाम पहलुओं को, उस इवेंट के तमाम पहलुओं को अगर हम मद्देनजर रखें तो इट वाज गुड। ठीक है, कि ये अच्छा गया है इवेंट, बुरा नहीं गया है। ठीक है, तो किसी भी चीज के जब आपने कहना हो कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये चीज ऐसी है, वो मतलब ऑल थिंग्स कंसिडर्ड आवर डिसीजन वाज राइट, कि अगर हम तमाम पहलुओं को जहन में रखें तो हमारा जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था। जैसे कि ऑल थिंग्स कंसिडर्ड आई बिलीव इट्स अ वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। कि अगर हम तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखें, उनको सामने रखें, तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला होगा, वाइज डिसीजन होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी ब्रेक थिंग्स डाउन। ये भी आपने बहुत सुना होगा, ये मतलब वर्क प्लेस पे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ब्रेक थिंग्स डाउन। ब्रेक थिंग्स डाउन का तब यूज किया जाता है जब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कुछ भी ऐसी है। अब उसको करने के लिए आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो तब ये बोला जाता है कि लेट्स ब्रेक थिंग्स डाउन। मतलब कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना वो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, कोई आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑफिस में प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, अब वो एकदम से एक साथ सारा नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर आप बोलते हैं कि लेट्स ब्रेक थिंग्स डाउन, कि आओ इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, तुम ये वाला पार्ट देख लो, तुम वो वाला पार्ट देख लो, तुम वो वाला पार्ट देख लो। तो उनको ब्रेक करने के बाद
फिर उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ब्रेक थिंग्स डाउन, मतलब क्या हो, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इस काम को कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज के लिए जो है ना ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स कैन सीम डाउंटिंग एट फर्स्ट, कि मैथमेटिक्स जो है, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता उनके लिए, कि मैथमेटिक्स कैन सीम डाउंटिंग एट फर्स्ट, के शुरू शुरू में मैथमेटिक्स जो है वो आपको बड़ा जो है ना वो मतलब खौफनाक लगता है, आपको डर लगता है कि शायद ये नहीं कर पाऊंगा मैं या कर पाऊंगी मैं। तो बट इफ यू ब्रेक थिंग्स डाउन एंड प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे, पहले एक स्टेप करें, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, जो फिर फोर्थ स्टेप, और उसके बाद प्रैक्टिस करते जाए तो इट बिकम्स इजी, तो उसके बाद ये आसान बन जाता है। ठीक है, तो ब्रेक थिंग्स डाउन का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हियर्स द थिंग। बहुत कॉमन यूज होती है हियर्स द थिंग। हियर्स द थिंग आपने बड़ा सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं बात करते वक्त ना, हियर्स द थिंग, फिर वो आगे अपनी बात करते हैं। हियर्स द थिंग जो है ना वो कब यूज की जाती है, इसका क्या मतलब होता है? हियर्स द थिंग तब बोला जाता है जब आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को या इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन को बोलने लगते हैं ना कन्वर्सेशन में, तो तब बोला जाता है हियर्स द थिंग। जैसे किसी चीज पे डिस्कशन चल रही है, अब आप डिस्कशन के दौरान में आप बहुत एक मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, या आप बहुत जो ना इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बोलने लगे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलने से पहले ना हियर्स द थिंग लोग बोलते हैं। देखिए बात ये है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, देखो बात ये है, फिर हम वो कोई जो भी बात मेन पॉइंट होता है वो बोलते हैं उसके बाद। तो वैसे ही आप इंग्लिश में समझ लीजिए कि जब आपने कोई मेन पॉइंट बोलना तो उससे पहले बोले हियर्स द थिंग, और फिर उसके बाद अपना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दूसरे के सामने रखें। जैसे कि हियर्स द थिंग, आई नो यू आर बिजी बट वी रियली नीड योर हेल्प विद दिस। ठीक है, कि हियर्स द थिंग, कि देखो बात ये है कि मुझे मालूम है कि तुम बिजी हो, लेकिन मुझे इसमें इस चीज में तुम्हारी मदद की जरूरत है। मतलब कि आई नो कि तुम बिजी हो, लेकिन अब तुम मुझे जरूरत है तुम्हारी हेल्प की, तो प्लीज मुझे हेल्प कर दो। अब विद दिस भी कह सकते हैं, या विद के बाद आपको जिस चीज के लिए हेल्प चाहिए, विद दिस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो भी आपको जिस जिस चीज के लिए भी हेल्प चाहिए वो उसके बाद आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हैव अ थिंक अबाउट। ये भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि किसी हैव अ थिंक अबाउट का मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में आपके दिल में क्यों या तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, इमोशन है, या बहुत इंक्लिनेशन है उसकी तरफ आपकी। मतलब समझ लीजिए कि आप अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है हैव अ थिंक अबाउट। ये जो है ना रिलेशनशिप में भी यूज है, जैसे कहते हैं ना कि आई थिंक शी हैज अ थिंग अबाउट यू, कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। ठीक है, या ही हैज अ थिंग अबाउट यू, कि वो तुम्हें पसंद करता है। इसी तरह से इंसानों के लिए भी बोला जा सकता है, किसी चीज के लिए भी बोला जाता है। आई हैव अ थिंग अबाउट म्यूजिक, कि मुझे किसी इंसान को अगर म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है तो वो कहेगा कि आई हैव अ थिंग अबाउट म्यूजिक। किसी भी अपनी खास पसंदीदा चीज को बोलते वक्त ना, उसको एक्सप्लेन करते वक्त, या किसी दूसरे की कोई खास पसंदीदा चीज के बारे में बात करते वक्त लोग ये बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज अ थिंग अबाउट, फिर जिस चीज के लिए उसकी पसंदीदगी है वो नेक्स्ट बोला जाता है। जैसे कि ही सीम्स टू हैव अ थिंग अबाउट हॉरर मूवीज, कि लगता है कि उसको हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, ही वॉचेस देम ऑल द टाइम, कि वो हर वक्त हॉरर मूवीज ही देखता है, मतलब और कोई जॉनरा नहीं देखता है मूवीज में। जैसे बाकी जैसे रोमांटिक मूवीज हो गई, या जो भी फाइट वगैरह की जो होती है मूवीज, वो एक्शन मूवीज जो होती हैं वो, मतलब नहीं, वो हर वक्त हॉरर मूवीज देखता है। तो ही हैज अ थिंग अबाउट मूवी हॉरर मूवीज, के उसको जो है ना लगता है कि हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी इंक्लिनेशन है बहुत ज्यादा। अच्छा, सी थिंग्स डिफरेंटली, ये भी आपने बहुत सुना होगा। सी थिंग्स डिफरेंटली का मतलब ये होता है किसी एक खास सिचुएशन के मुतालिक आपका अपना जो एक दूसरे दूसरे पहलू से किसी चीज को देखना। एक तो होता है ना कि एक सिचुएशन है, आपका एक खास नजरिया है उस सिचुएशन के बारे में, कि ये चीज जो है ना ये ऐसे है। लेकिन सी थिंग्स डिफरेंटली हम तब बोलते हैं, तब जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि इसको किसी दूसरे नजरिए से देखो, किसी एक खास सिचुएशन को, किसी एक खास चीज को किसी दूसरे नजरिए से देखना, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, तो वहां पर ये बोला जाता है कि यू मस्ट सी थिंग्स डिफरेंटली, या लेट्स सी थिंग्स डिफरेंटली। तब ये चीज जो है ना वो बोली जाती है कि आओ चीजों को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स डिफरेंटली। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना किसी दूसरे नजरिए से भी चीजों को देखें, सिर्फ एक ही नजरिया उसकी उसकी तरफ मत रखें। जैसे कि है समटाइम्स टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू सी थिंग्स डिफरेंटली, कि समटाइम्स क्या होता है कि किसी आप सिचुएशन के अंदर होते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती, आप उसको एक
खास नजरिए से ही उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, थोड़ा एक कदम पीछे हटते हैं और उसके बाद चीजों को जो ना गौर करने लगते हैं, तो आपके सामने जो है ना वो उसके कोई और नजरिए भी सामने आते हैं। आप किसी और पर्सपेक्टिव से भी उस चीज को देखने के काबिल होते हैं। तो समटाइम किसी सिचुएशन में किसी जगह पर ठहरना और एक कदम पीछे लेना, रुकना और उसके बाद चीज़ों को देखना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप दूसरे जो नज़रिए होते हैं उन पे भी फोकस कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी द वे थिंग्स आर। द वे थिंग्स आर भी बहुत कॉमन जो ना एक्सप्रेशन है, फ्रेज है। द वे थिंग्स आर हम कहते हैं जैसे चीज़ें हैं। एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर, कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो जैसे कि वो है। किसी सिचुएशन, जो एक सिचुएशन जिस एक सर्टन अंदाज में जैसी है ना, वैसे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वैसे ही उस चीज़ को देखना, ठीक है। तो उसको कहते हैं द वे थिंग्स आर। द वे थिंग्स आर का मतलब ये है कि जैसी चीज़ें या जैसे सिचुएशन इस वक्त है, ठीक है। जैसे कि आपने कहना समटाइम्स इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर, कि समटाइम्स क्या होता है कि ये मुश्किल होता है चीज़ों को जिस तरह से वो है उसी तरह से उनको एक्सेप्ट करना। बट एक्नॉलेजिंग रियलिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रेस। लेकिन जो रियलिटी होती है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हैं, जब आप उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करने लगते हैं, इट मीन्स यू आर एक्नॉलेजिंग द रियलिटी। आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी यही एक जो ना वे फॉरवर्ड होता है, यही एक प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का तरीका होता है, कि पहले आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप एक्सेप्ट करते हैं द वे थिंग्स आर, जिस तरह से चीज़ें हैं उस तरह से आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर वन थिंग। फॉर वन थिंग जो है ना, ये बोला जाता है, ये दो जो हमारे जो मतलब के सेंटेंसेस होते हैं, अक्सर ये उनके दरमियान में बोला जाता है। मतलब पहले आप कोई बात बोल रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है। अब वो चीज़ ऐसे क्यों है, उसका जो मेन पर्पस क्या है, मेन रीज़न क्या है कि किस वजह से ऐसे है, तो तब जो है ना आप बोलते हैं फॉर वन थिंग। नेक्स्ट फिर आप वो जो मेन जो रीज़न होती है, मेन जो पर्पस होता है, आप उसको बोलते हैं। इसको एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। शी इज़ हेजिडेंट अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी। अब ये एक सेंटेंस है कि वो नए सिटी में, नए शहर में मूव करने के लिए ना थोड़ी सी हिचकिचा रही है, ठीक है। शी इज़ हेजिडेंट, वो हिचकिचा रही है कि अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी, नई सिटी में, किसी नए शहर में जाने के लिए। अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसकी मेन वजह क्या है कि वो क्यों हेजिडेंट है, उसकी मेन वजह क्या है। अब उस मेन वजह को बताते वक्त आप कहेंगे बिकॉज फॉर वन थिंग। तब जो है ना ये फ्रेज बोली जाती है, बिकॉज फॉर वन थिंग। मतलब कि ये इस वजह से। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आपने बताना है कि वो क्यों हेजिडेंट है। तो वो इसलिए हेजिडेंट है, शी हैज़ बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स हियर, कि यहाँ पर इस शहर में उसके मतलब उसके दोस्त हैं, उसके जो करीबी दोस्त हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अपने दोस्तों का। तो नए शहर में जाएगी, वहाँ पर नए लोग होंगे, और जो इसके अभी करीबी दोस्त हैं वो यहाँ पर इस शहर में जो है ना वो उससे छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो हेजिडेंट है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपने बोलना हो कि जहाँ पर आप एक बात बोल रहे हैं, एक सिचुएशन बता रहे हैं, और फिर आपने नेक्स्ट उस सिचुएशन की जो वजह बतानी है, मेन रीज़न बतानी है, तो तब कहा जाता है कि बिकॉज फॉर वन थिंग। फिर नेक्स्ट आप उस वजह को जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि जो लेसन है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा है, नई नई चीज़ें सीखी हैं, इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट सन। अल्लाह हाफिज़।